हेलो, मेरा नाम रत्नाकर है और मैं हूं आपका अपना दी एनिमे जॉकी। वन पीस चैप्टर 1184 फाइनली हमारे सामने आ चुका है। आई एम सॉरी, लास्ट चैप्टर में कवर नहीं कर पाया था, कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे थे, बट चिंता मत करो, तुमने ऐसा कुछ भी मिस नहीं किया है, क्योंकि पिछले चैप्टर में भी ब्रूक का पास्ट ही एक्सप्लोर हो रहा था और इस चैप्टर में भी वही एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, सीधा पहले चैप्टर देखेंगे एंड उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या डिस्कशन होगा। हम देखते हैं कि एस्पीरिया किंगडम की प्रिंसेस शूरी अब 14 साल की हो चुकी है एंड इतना ही नहीं, उसे देखने के लिए 5 लड़के भी आए हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि भाई वन पीस की दुनिया में भी चाइल्ड मैरिज हो रही है। वन पीस राजस्थान में बना था क्या? एनीवेज, तो ये जो लड़के आते हैं उसे देखने के लिए, इनसे वो स्वॉर्ड फाइट करती है एंड बहुत ही बुरी तरीके से उन्हें हरा देती है और कहती है कि मुझे कमजोर लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझसे शादी करने के बारे में सोचना भी मत अगर तुम्हें म्यूजिक नहीं आता है तो। भाई ब्रूक ने ऑरा तो बढ़िया मेंटेन किया हुआ है। जिसके अगले सीन में प्रिंसेस शूरी और ब्रूक महल के गार्डन में बैठकर गाना गा रहे होते हैं, जहाँ शूरी उसके गाने गाने की तारीफ करती है, जिसपे ब्रूक कहता है कि हिज मैजेस्टी यानी कि शूरी के फादर ने भी उससे सेम ही बात कही थी। देन शूरी कहती है कि तुम मेरे मम्मी पापा की बहुत ज्यादा इज्जत करते हो ना, जिसपे ब्रूक रिप्लाई करता है कि हाँ, इनफैक्ट अगर मैं उनसे न मिला होता तो आज सिर्फ मेरी हड्डियां ही बची होती, जो कि एक क्लासिक फोरशैडोइंग है ब्रूक के करंट स्टेटस की। जिसके बाद हमें ब्रूक के इस पास्ट का भी एक दूसरा पास्ट दिखाया जाता है, जहां हम ब्रूक के बचपन को देखते हैं, जिसमें वो एक गेट के ग्रिल में से कुछ बच्चों को म्यूजिक सीखता हुआ देख रहा होता है और सोचता है कि एक स्कूल में रियल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मैजिक सीखना कितना अच्छा फील होगा। बट कुछ लोग वहां पर आ जाते हैं जो कि उसको देख के वहां से भगा देते हैं, उसे गटर का चूहा और गंदी गंदी गालियां देते हैं, एक क्लासिक डिस्क्रिमिनेशन वाला सीन। बट अगले ही सीन में ब्रूक लिटरली जंकयार्ड में एक फुल एंजॉयमेंट के साथ भाई गाना गा रहा होता है, मजे कर रहा होता है। मानना पड़ेगा लड़का पॉजिटिव तो बहुत है। एंड तभी वहां यंग किंग रूवेन आ जाते हैं और कहते हैं कि कितनी बकवास लिरिक्स है, ये तुम खुद लिखते हो क्या? एंड देन वो उसके इंस्ट्रूमेंट को देखते हुए कहते हैं कि क्या वो चीज है, और उनकी बात को बीच में ही काट के ब्रूक कहता है कि हाँ, ये एक वॉयलिन है जो उसने ग्लास के टूटे हुए टुकड़ों और वायर्स को जोड़ के बनाया है। और वो उससे पूछता भी है कि इसकी साउंड बढ़िया है ना, जिसपे रूबेन कहता है कि हाँ, इसमें एक आजादी वाली वाइब तो है। देन ब्रूक उससे मजाक में पूछता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पहले भी कई बार देखा है, मेरे फैन वैन हो क्या? जिसपे रूबेन भी हंसते हुए कहता है कि हाँ, ऐसा कह सकते हो और मुझे मिस्टर विस्टर कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं केवल 21 साल का हूँ। जिसपे ब्रूक और भी ज्यादा हैरान होकर कहता है कि क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी शक्ल तो और भी ज्यादा बुढ़ी लगती है, लगता है जिंदगी ने तुम्हें औरों से ज्यादा तकलीफ दी है। और देख के लग भी ऐसा ही रहा है बाय द वे। देन रूबेन उसकी हंसी को नोटिस करते हुए कहता है कि तुम्हारा लाफ काफी अलग है, और इस पॉइंट पे भी ब्रूक अपने क्लासिक लाफ्टर में ही हंस रहा है, यानी कि एक तरीके से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली ब्रूक ने अपना डेविल फ्रूट अभी ही खा लिया है बचपन में ही। बट ब्रूक अपनी पिछली बात को ही कंटिन्यू रखते हुए अपने मूड में कहता है कि ठीक है, आज से मैं तुम्हें मिस्टर नहीं कहूंगा बल्कि ब्रो कह के बुलाऊंगा, और हमारी दोस्ती को सेलिब्रेट करने की खुशी में मैं तुम्हें टिड्डे और मेंढक की एक डिश खिलाऊंगा जिन्हें मैंने आज ही पकड़ा है। नहीं मतलब कल पकड़ते तो ज्यादा फ्रेश वेश होता क्या। एंड इसमें मैंने करी पाउडर भी डाला है जो कि यहाँ आने वाली शिप से मैं कभी कभी चुरा लेता हूँ। और ये सब कहते हुए वो हंसने लगता है। इधर रूवेन उस खाने को देखते हुए बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो जिस तरीके की लाइफ जीता है ब्रूक उससे बिल्कुल ही अपोजिट लाइफ जी रहा है। जिसपे वो हैरान होते हुए सोचता भी है कि भाई मैं क्या अभी भी एस्पीरिया किंगडम के अंदर ही हूँ या कहीं और आ गया हूँ। तभी ब्रूक पूछता है कि ब्रो तुम ठीक हो ना, ये खुशी के मारे तो नहीं रो रहे हो? और टॉपिक को अवॉइड करते हुए रूवेन कहता है कि नहीं नहीं, मैं बस थोड़ा थक गया हूँ, बट ये डिश देखकर मुझे काफी अच्छी लग रही है। और फिर वो उसे टेस्ट करता है एंड भाई उसका रिएक्शन, ब्रूक कहता है कि तुम्हें इतनी पसंद आ गई कि तुम बिल्कुल लोटपोट हो रहे हो। देन वो कहता है कि चलो अच्छा, मैं सिंगिंग करने जा रहा हूँ, और हाँ, पैसे वैसे की टेंशन मत लो, ये मेरी तरफ से ट्रीट थी हमारी नई दोस्ती के लिए, और तुम वैसे भी पैसे देने की हालत में हो नहीं। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। देन कुछ टाइम पास होता है, वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, काफी सारा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं, एंजॉय करते हैं, फिशिंग वगैरह करते हैं, और ऐसे ही समय बीत रहा होता है। बट एक दिन एस्पीरिया के सेलो पोर्ट पर कुछ मरीन्स ब्रूक को पकड़ लेते हैं और उसे काफी बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं, तुम फोटो में देख भी पा रहे होगे। और वो लोग उसे एक ड्रग डीलर का ट्रांसपोर्टर समझ रहे होते हैं, जो कि ड्रग्स को कुरियर के थ्रू मरीन्स के थ्रू सप्लाई करता है। ब्रूक कहता भी है कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ, बट मरीन्स उसकी एक बात नहीं सुनते हैं और कहते हैं कि झूठ मत बोलो, हमारे इन्फॉर्मर ने हमें पैसे के बदले सब बता दिया है और तुम झूठे हो। और ब्रूक इन सारी चीजों के बीच में भी अपने गाने को थोड़ा थोड़ा गुनगुना रहा होता है, और वो सोचता भी है कि जब तक मैं गाना गाता रहता हूँ या गुनगुना
गुनगुनाता रहता हूँ, भले वो 1 सेकंड के लिए ही हो, लेकिन मरना उतना दर्दनाक नहीं लगता। ये सब जल्द ही खत्म हो जाएगा एंड देन वो अपने मन में रूवेन को, जंकयार्ड के डॉग्स को एक आखिरी बार गुड बाय ही कहने लगता है। उनमें से एक मरीन कहता है कि ये बच्चा लगता है हमारे किसी काम का नहीं है, एक काम करो इसे जान से मार दो और चल के कहीं और से इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। ये सुन के ब्रूक और भी जोर से रोने लगता है और गाने लगता है, बट तभी कोई गेट पे बहुत बड़ा सा धमाका करता है और अंदर आता है। और ये और कोई नहीं बल्कि प्रिंस रूविन होते हैं, जिनको देख करके सारे मरीन्स और खुद ब्रूक भी शॉक हो जाता है। और ये भी ध्यान देता है कि उन सोल्जर्स ने उन्हें ब्रो या रूविन नहीं कहा है बल्कि प्रिंस रूविन कहा है, बिकॉज अभी तक ब्रूक को ये बात पता ही नहीं थी कि उसका दोस्त एक एक्चुअल प्रिंस है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि प्रिंस रूवेन आकर उसे जोर से हग कर लेते हैं और कहते हैं कि थैंक गॉड तुम सेफ हो ब्रूक, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो न जाने मैं क्या करता। तभी वहां पर कंदीली और बाकी सोल्जर्स भी आ जाते हैं। कंदीली कहती है कि आप रहने दीजिए, मैं इन लोगों को संभाल लूंगी, बट रूविन कहते हैं कि नहीं, इनको मैं पर्सनली हैंडल करूंगा। जिसपे एक सोल्जर कहता है कि सर ऐसा कुछ मत कीजिए, वो मरीन्स हैं और मरीन से टक्कर लेना यानी सीधे वर्ल्ड गवर्नमेंट से टक्कर लेना। बट प्रिंस रूविन कहते हैं कि अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट ऐसे गलीच लोगों को सहारा दे रही है तो उनका पतन जल्दी ही हो जाएगा। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना कंदीली? जिसपे वो भी जवाब देती है कि मैं तो वैसे भी आपकी तलवार हूँ जो हमेशा आपके साथ रहेगी, चाहे आप जो भी करें। और ये कहने के बाद भाई वो लोग मरीन्स की ऐसी तैसी कर देते हैं। मतलब एक तरीके से अगर कहा जाए तो बहुत मारा, मतलब माँ चोद दी। और ये सब देखकर ब्रूक भी प्रिंस से काफी इंप्रेस होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एस्पीरिया पैलेस में, जहां पर ब्रूक को धीरे धीरे होश आ रहा होता है। कंदीली बैकग्राउंड में रूवेन से बात कर रही होती है कि मैं आपसे नाराज नहीं हूं, मगर मैं चाहती हूं कि अगली बार अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो आप अपने रॉयल स्टेटस का ध्यान रखें। बट रूवेन को इस समय ब्रूक की ज्यादा फिक्र होती है, तो वो उसकी बातों को ऐसे ही हवा में बोल देता है कि हाँ हाँ ठीक है, अभी जाने दो। ब्रूक कहता है कि ब्रो क्या तुम हमेशा से ही एक प्रिंस थे? जिसपे रूवेन कहता है कि हाँ, बट मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। बस बात ये थी कि हम दोनों आपस में इतने अच्छे दोस्त बन गए थे कि मैं नहीं चाहता था कि मेरा प्रिंस होने की वजह से हमारी दोस्ती खराब हो। तभी कंदीली ब्रूक के पास आती है और कहती है कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि प्रिंस का इतना छोटा सा और क्यूट सा एक दोस्त भी है। और उसके बाद ब्रूक तो एंड इन सबसे खुश होकर प्रिंस रूविन सबको ऑर्डर देते हैं कि सब लोग ध्यान से सुनो, ये मेरा फेवरेट म्यूजिशियन है, इसको एक प्रॉपर कमरा दो जिसमें सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हों, और इसके स्कूल जाने की अरेंजमेंट भी करो क्योंकि एस्पीरिया में एक नए स्टार का जन्म हुआ है। और ये सब कहते हुए वो कमरे से बाहर जाने लगते हैं, बट इधर ब्रूक ये सारी चीजें सुन रहा होता है और बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, इनफैक्ट रोने लगता है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। ऑल्सो एक गुड न्यूज है, अगले हफ्ते फिर से ब्रेक है। सड़ी के अब तो सच बोल दे, भोस। मजाक कर रहा था सॉरी। एनीवेज ये एक बहुत ही बेसिक सा चैप्टर था जहां पर हमें ब्रूक की बैक स्टोरी और इमोशनल बॉन्डिंग्स देखने को मिली। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि बहुत ज्यादा थ्योराइज किया जाए या जिसके ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन हो। ऑल्दो ये चीज ध्यान देने वाली है कि एल्बाफ आर्क में एक बहुत बड़ा चंक जो है वो हम बाकी कैरेक्टर्स के बैक स्टोरीज को एक्सप्लोर करते हुए ही निकाल रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में स्टेज को क्लियर किया जा रहा है ताकि मेन फाइट और मेन चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके। ऑल्सो अगले वीक ब्रेक का रीजन ये है कि इस समय ओडा अफ्रीका में है, जहां पर वो एलाबास्ता आर्क की लाइव एक्शन की शूटिंग में ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनका स्केड्यूल थोड़ा सा हिल गया है। बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे और कर भी क्या सकते हैं। एनीवेज आपको ये चैप्टर कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेरा नाम है रत्नाकर और मैं हूं आपका अपना दी एनीमे जॉकी।